वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी संचयन बुक से कोर्स बी में चैप्टर 1 है हरिहर काका। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। सबसे पहले ये समझो, कथावाचक कौन होता है? नरेटर, जो हमें कहानी सुना रहा है, ठीक है। और हरिहर काका कौन है? वो जो बूढ़े आदमी है गांव के। तो दोनों के बीच में क्या संबंध है? कथावाचक जो है, जो नरेटर है, और जो हरिहर काका है, दोनों एक ही गांव में रहते हैं और दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक ही गांव में रहते हैं और दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आ गई। जब जो कथावाचक है, जब वो एक छोटा बच्चा था, उस टाइम पे हरिहर काका उसको अपनी पीठ पर, अपने कंधों पर घुमाते थे। ये वाली इमेज ध्यान रखना, क्या बात बता रहा हूं। जब नरेटर यानी कथावाचक छोटा था, तब हरिहर काका उसको अपने कंधों पे घुमाते थे। क्योंकि हरिहर काका की खुद की कोई औलाद नहीं है, तो वो नरेटर को यानी जो कथावाचक है उसको पिता की तरह ही प्यार करते हैं। अब जिस बच्चे ने ये चीज समझ ली उसको मजा आ जाएगा, वो अपने वर्ड्स में लिख देगा, कथावाचक और हरिहर काका दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। मजा आ गया। मैंने ये बता दिया था, दोनों गांव में रहते थे यानी पड़ोसी हुए। कथावाचक जब छोटा बच्चा था, तब हरिहर काका उसे अपने कंधे पर बिठाकर गांव भर में घुमाया करते थे। देख लो भाई साहब, यहाँ पे जब कथावाचक यानी जो हमारा नरेटर है, जब वो छोटा बच्चा था, तब जो काका हैं, जब वो जवान थे, तब वो उसको अपने कंधे पे बिठा के गांव में घुमाते थे। हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी। ये जो हरिहर काका, इनकी कोई खुद की औलाद नहीं थी, इसलिए वे कथावाचक को एक पिता की तरह प्यार और देखभाल करते थे। मजा आ गया। पूरा क्वेश्चन यहीं पे लिखा, यहीं पे रटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही रटा दूंगा। हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे? चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो पता होगा, हरिहर काका की खुद की कोई औलाद नहीं थी। उनके पास जो जमीन थी, उनके जो तीनों भाइयों थे, वो उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। वो चाहते थे कि कैसे भी ये जमीन हमारे नाम कर दे। गांव का जो मंदिर का पुजारी और महंत थे, ठाकुर बाड़ी के, वो चाहता था कि ये अपनी जमीन अपने भाइयों को ना दे, ये हमें दे जाए, मंदिर को दे जाए, मंदिर की ट्रस्ट को दे जाए। तो जब ये वाली बात हरिहर काका के समझ में आई कि ना तो मेरे भाइयों को मुझसे कोई लेना देना है, ना गांव के पुजारी महंत को मुझसे कोई लेना देना है, ये सब स्वार्थी है, सेल्फिश है, मतलबी है, इनको बस मेरी जमीन की पड़ी है। तो ये चाहे ये लोग हो चाहे ये लोग हो, सब एक ही श्रेणी के लगने लगे। आंसर कैसे लिखेंगे? हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिखा जो अंडरलाइन है, क्योंकि दोनों ही उनकी जमीन हथियाना चाहते थे। देख लो, चाहे ये हो, उसके भाई हो, चाहे महंत हो, तीनों भाई चाहते थे कि हरिहर काका अपनी पूरी जमीन अपने भाइयों में बांट दे। यहां पर दोबारा से देखेंगे, ये जो तीनों भाई हैं, ये क्या चाहते थे कि हरिहर काका जितनी भी जमीन है हम तीनों भाइयों में बांट दे। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? और महंत चाहता था कि हरिहर काका पूरी जमीन ठाकुरबाड़ी, ठाकुरबाड़ी क्या है? गांव का ही मंदिर को कहा गया है, ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। और ये जो महंत था, ये भी बड़ा चालू था, ये चाहता था कि वो अपनी जमीनों को अपने भाइयों के नाम ना करके हमारे नाम कर जाए, मंदिर के नाम कर जाए, ठीक है। यहां तक कि अब वही भाई जो बड़े प्यार से बात करते थे, वही गांव का महंत जो बड़े प्यार से बात कर, जब प्यार से बात नहीं बनी तो इन लोगों ने उन लोगों हरिहर काका की मार पिटाई भी तक कर दी, उनको डंडों से मारा, उनको क्या नाम है बांध के रखा। वो तो पुलिस आ गई टाइम पे, जो पुलिस ने उनको बचा लिया। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? महंत और हरिहर काका के भाइयों ने उनसे जबरदस्ती करने की भी कोशिश की और उनकी पिटाई भी की। ठीक है चिल्ड्रन, एक एक क्वेश्चन को हमको रटना नहीं है, समझना है। अगर आप समझ के करोगे तो 100% फुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उनसे किस मनोवृत्ति का पता चलता है? तो चिल्ड्रन, यहाँ पे एक पुराने गांव की बात हो रही है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गांव में ही एक मंदिर है, वहीं पे एक महंत है, ठीक है। अब वो जो महंत है वो बड़ा चालाक है, वो उनको चाहे सही बात बोले गलत बात बोले, गांव के जो लोग हैं थोड़े भोले भाले होते हैं, उस पे उसकी जो भी बात होती है उस पर विश्वास कर लेते हैं, उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो हमको इस मनोवृत्ति का पता चलता है कि गांव के लोग जो हैं थोड़े अंधविश्वासी हैं, वो ठाकुरबाड़ी और उसके महंत की सारी बातों को मान लेते हैं,
तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे पता चलता है कि, पूरा क्वेश्चन से लिख दिया, गांव के लोग भोले होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े भोले भाले होते हैं। वे कई मामलों में अंधविश्वासी भी होते हैं, है ना, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो अंधविश्वास में भी मान लेते हैं। गांव के मंदिर का पुजारी और महंत जो भी उनसे कहे, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो सब उसमें विश्वास रखते हैं, मतलब सब उसकी बातों को मान लेते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब चिल्ड्रन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भले से वो अनपढ़ थे लेकिन उनको दुनिया की समझ थी। कैसे? भाई एक तरफ महंत कह रहा था कि तुम अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, तुम्हें भाई साहब भगवान मृत्यु के बाद भी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। भाई कह रहे थे कि भाई तुम हम अपनी जमीन तुम हमें दे जाओ, तुम्हारी तो कोई संतान नहीं है। लेकिन हरिहर काका ने ना तो अपनी जमीन महंत को दी और ना भाइयों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गांव में कुछ ऐसे केस देखे थे जिन लोगों ने अपनी जमीन अपने परिवार को या किसी को दान दे दी। जब तक जमीन थी उनके पास तब तक तो उनका सम्मान होता रहा, तब तक उनको रोटी मिलती रही। जैसे ही जमीन दान करी, जब उनके पास जमीन नहीं रही, लोगों ने उनको खाना पीना देना बंद कर दिया, रोज रोज वो मरने लगे और बेचारों के पास कुछ नहीं रहा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। यह हमें इस बात से पता चलता है कि उन्हें पता था कि गांव के कुछ लोगों ने अपनी जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख दी। देख रहे हो भाई, उनको पता था कि गांव के जिन लोगों ने अपनी जमीन अपने परिवार को दे दी या किसी को दान दे दी, आज उनको कोई पूछ भी नहीं रहा। भाई साहब जब तक जमीन थी तब तक उनकी सेवा हो रही थी, अब कोई उनको दो रोटी के लिए भी नहीं पूछ रहा कि भाई तू भूखा है, तू रोटी भी खा ले। इसलिए उन्होंने अपने भाइयों और महंत दोनों को ही अपनी जमीन नहीं दी। उनको समझ आ गया भाई साहब जिस दिन मैंने जमीन दे दी मुझे कोई नहीं पूछेगा। इससे पता चलता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन से कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। मजा आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया? अब ये जो गांव का महंत था मंदिर का, पहले तो इसने बड़े प्यार से समझाया, तुमको मृत्यु के बाद भी मोक्ष मिलेगा, भगवान तुम्हें स्वर्ग में बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हरिहर काका इसकी बातों में नहीं आए तो इसने अपने आदमी भेज दिए और उनको किडनैप करवा लिया, उठवा लिया। यहां तक कि उनकी मार पिटाई भी करी, उनके हाथ पैर बांध दिए और वो आवाज ना करें तो उनके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया गया। वो तो बाद में टाइम पे पुलिस आ गई और पुलिस ने उनको बचा लिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग, पूरा क्वेश्चन से, महंत के ही आदमी थे, इसी के गुंडे थे, इसी के आदमी थे। महंत चाहता था कि हरिहर काका अपनी पूरी जमीन मंदिर के नाम कर दें। तो ये क्या चाहता था कि ये पूरी जमीन अपनी मंदिर को दे दे। जब हरिहर काका ने ऐसा नहीं किया तब महंत ने अपने गुंडे भेजकर हरिहर काका को जबरन उठवा लिया। उसने अपने क्या नाम है, गुंडे भेजे और उनको जबरदस्ती उठवा लिया। उनके साथ मार पिटाई भी की गई, उनके हाथ पैर भी बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और जबरदस्ती, पुराने टाइम में क्या होता था, खाली कागज पे अंगूठे पे साइन ले लेते थे और उनके अंगूठे के निशान ले लिए। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से एक वैल्यू मिल रही है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि इस चैनल इंग्लिश बाबा की वीडियोस आपको पसंद है और आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, सोशल साइंस, ठीक है, SST सबके नोट्स हमारे इंग्लिश बाबा चैनल से इस तरह से बना सकते हैं। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। इसके अलावा एक गुड न्यूज आपको दे दूं, जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, MCQ क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में भर भर के आएंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है MCQ चैनल, 1,80,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। हर सब्जेक्ट के MCQ आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है। आज ही MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण? तो जो गांव के लोग थे उनकी 2 तरह की राय थी। भाई कुछ लोगों का तो ये कहना था कि हरिहर काका के पास अपनी संतान तो है नहीं, तो अपना जो है, जो भी जमीन वो मंदिर के नाम कर दें, क्योंकि मंदिर के नाम करने से उनको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी और मरने के बाद भी लोग उनको याद करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई परिवार की जमीन है तो परिवार को ही जानी चाहिए। तो हरिहर काका को जो अपनी जमीन है वो अपने ही भाइयों और उनके बच्चों के नाम
कर देनी चाहिए। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? हरिहर काका के मामले में गांव वालों की दो अलग अलग राय थी। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि हरिहर काका को अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद थी नहीं। भाई तुम्हारे बाद किसको मिलेगी? तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तो अपने भाइयों को ही दे जाओ। और कुछ लोगों का कहना था कि हरिहर काका को अपनी जमीन गांव के मंदिर यानी ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए ताकि उनको पुण्य प्राप्त हो और मरने के बाद भी उनको यश मिले। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं और ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सा है पर मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो, क्योंकि जो हरिहर काका थे उनको ये वाली बात समझ में आ गई थी कि गांव के जिन लोगों ने भी अपनी जमीन किसी दूसरे के नाम लिख दी, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख दी, उनकी अब उनको दो रोटी के लिए भी मजबूर होना पड़ता था, उनको कोई पूछने पाछने वाला नहीं था और अपनी मृत्यु तक बेचारे एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए वो तरसते रहे। तो ये वाली बात हरिहर काका ने समझ ली थी कि ना तो मैं अपनी जमीन किसको दूंगा, महंत को दूंगा, और ना ही अपने भाइयों को दूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने अपनी जमीन इनके नाम करी उस दिन से मैं रोज मरना चालू हुआ है ना। रोज मुझे ना रोटी कोई पूछेगा ना कुछ होगा। इससे बढ़िया तो मैं एक ही बार में मर जाऊंगा, लेकिन रोज मरने से बेहतर है। तो इसीलिए लेखक ने यह वाली बात कही। तो आंसर क्या है? जब हरिहर काका को यह समझ आ गया कि सब लोग उनकी जमीन जायदाद के पीछे हैं, तो उन्हें वो सब लोग याद आ गए जिन्होंने परिवार के लिए अपनी जमीन दे दी और फिर दाने दाने को मोहताज हो गए। समझ में आया? जब ये लोग उनसे जमीन मांग रहे थे, महंत भी और परिवार वाला भी, तो उनको वो चीज याद आ गई कि भैया और भी लोगों ने जिन्होंने अपनी जमीन दान करी है। जब तक जमीन थी, जब तक पैसा था, तब तक लोग उनके पूछने वाले थे, रोटी देने वाले थे, सम्मान करने वाले थे। लेकिन आज जब जमीन नहीं है तो भाई कुछ मोहताज हो गए हर चीज के लिए। इसलिए उन्होंने सोचा इस तरह रहने से अच्छा तो एक ही बार में जब मौत आएगी वही सही है, जीते जी जमीन किसी को भी नहीं देंगे। अतः लेखक ने कहा है पूरा का पूरा अज्ञान की स्थिति से लेकर और पूरा का पूरा यही कॉपी पेस्ट आपको कर देना। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब जो रिश्ते हैं वो तो बहुत जरूरी हैं। देखो, वैसे तो रिश्ते अनमोल होते हैं, परंतु आज के समय में रिश्ते बस दिखावे और छल कपट के रह गए हैं नहीं, स्वार्थ के रह गए हैं। इस कहानी में भी हमने देखा कि काका के सगे भाई और मंदिर का महंत सब लोग काका से मीठी मीठी बातें करते थे जिससे वे अपनी जमीन उनके नाम कर दें। तो वैसे तो रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन आजकल के रिश्ते कैसे रह गए? मतलब के रह गए, पैसे के रह गए, जमीन के रह गए, जायदाद के रह गए। कहानी में भी हमने देखा बस मीठी मीठी बातें इसलिए करी जा रही थी ताकि वो अपनी जमीन उनके नाम कर दें। और जब काका ने ऐसा नहीं किया तो उन्हीं लोगों ने काका के साथ मार पिटाई तक कर दी। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? यदि हमारे पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, उनसे मिलकर उनके दुख का कारण भी पता करेंगे, है ना। हम उनकी मदद भी करेंगे, उनका दुख का कारण पूछेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। और जो सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, स्वयंसेवी संस्था से मिलकर भी उनकी समस्या को सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंच गई होती तो उनकी क्या स्थिति होगी, अपने शब्दों में लिखिए। चिल्ड्रन, मीडिया मतलब जो न्यूज चैनल वगैरह हैं, आजकल फेसबुक मीडिया, इंस्टाग्राम मीडिया, ये सब बहुत, अगर उस टाइम मीडिया पहुंच जाती, आज तक चैनल वाले पहुंच जाते, कोई और चैनल वाले पहुंच जाते और ये सारी चीजें टीवी पर लाइव प्रकाशित होती और पता चलता लोगों को, दूसरे गांवों के लोगों को, पुलिस थाने में पता चलता, तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी, उनको न्याय मिल सकता था। आंसर कैसे लिखेंगे? अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया पहुंच जाती तो सबकी पोल खुल जाती, है ना। महंत व भाइयों का पर्दाफाश हो जाता। जो महंत मीठी मीठी बातें करके उनसे जमीन हड़पना चाहता था, जो भाई उनसे मीठी मीठी बातें करके जमीन हड़पना चाहते थे, उनका सबका पर्दाफाश हो जाता और सभी को यह पता चल जाता कि हरिहर काका के भाई और महंत, जो मंदिर का महंत है, उन पर कितने जुल्म कर रहे हैं। इससे पुलिस, और जब मीडिया होती तो पुलिस भी अपना काम अच्छे से करती। इसलिए मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोई भी भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज, आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? तो ये बताने की क्वेश्चन में कोशिश कर रहा है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है या नहीं आती, लेकिन जब भी आप व्यवहारिक चीजें करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहां पर लेखक बताते हैं कि लेखक पंजाबी थे, ठीक है, लेकिन उनके गांव में जो उनके जो दोस्त थे
कुछ हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते थे, कुछ राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करते थे। राजस्थानी वाले कुछ अलग लैंग्वेज बोलते थे, हरियाणवी वाले कुछ अलग लैंग्वेज बोलते थे। वैसे तो लेखक को उनकी कोई लैंग्वेज कुछ खास समझ में नहीं आती थी, लेकिन जिस टाइम पे वो सब बच्चे आपस में मिलकर खेला करते थे, उस टाइम पे वो एक दूसरे की बातें समझ जाते थे, यानी खेलते वक्त उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस वाली बात से पता चलता है कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कोई भी कहीं पे भी बैरियर नहीं बनती। आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक अपने बचपन की बात बताते हुए कहते हैं कि वह एक पंजाबी परिवार से थे। पहले यहाँ पे इमेज में समझो, ये हैं हमारे लेखक, ठीक है, ये पंजाबी परिवार से थे, ठीक है, और उनके आसपास रहने वाले कुछ बच्चे हरियाणा और राजस्थान से थे। अब यहाँ पे देखो, हरियाणा के लोग भी थे और राजस्थान के लोग भी थे, वो जो बच्चे थे, ठीक है। उनकी भाषाएं अलग अलग थी। अब हरियाणा वाला हरियाणवी बोलेगा, राजस्थान वाला राजस्थानी बोलेगा, पंजाब वाला पंजाबी। वैसे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन खेलते समय सब कुछ समझ आ जाता था। वो बताते हैं लेखक, जब जनरली बातें होती थी तब तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जब भी हम खेलने बैठते थे तो सब समझ में आता था। इससे पता चलता है कि क्या पता चलता है? पूरा का पूरा क्वेश्चन, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। मजा आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। चिल्ड्रन, पीटी टीचर होते हैं स्कूल में, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, जो पीटी वगैरह कराते हैं, आपको स्पोर्ट्स कराते हैं। तो जो पीटी टीचर हैं जिनके बारे में लेखक ने बताया, वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिसिप्लिन वाले टीचर थे, उनसे सब लोग डरते थे। कई बार वो बच्चों को क्रूर पनिशमेंट भी देते थे, मुर्गा भी बना देते थे। लेकिन जब हम बच्चे परेड करते थे और परेड में अगर कोई बच्चा गलती नहीं करता था, सब कुछ अच्छे से हो जाता था, तो उनका मन खुश हो जाता था और वो प्यार से क्या कहते थे? शाबाश। और उनकी शाबाशी को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे हम कोई आम इंसान नहीं है, हम भी फौज के ही हैं, मतलब जिस तरह से फौजी होते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत कड़क इंसान थे। कड़क का मतलब बहुत ही कठोर थे, कई बार सजा भी देते थे, मुर्गा बना देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते तो वो उन्हें कठोर सजा देते। यानी कि टीचर था, अगर छोटा बच्चा भी कोई डिसिप्लिन में नहीं है तो उसको क्या करते थे? पनिशमेंट देते थे। परंतु ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब भी जब सभी बच्चे बिना गलती किए पूरी पीटी खत्म कर लेते थे। स्कूल में पीटी होती है ना चिल्ड्रन, अगर बच्चा कोई भी गलती नहीं कर रहा और सारे बच्चे एक तालमेल में अच्छे से पीटी कर लेते थे, तो तब वे खुश होकर बच्चों को बोलते थे शाबाश, है ना, ब्रेवो, तुमने कर दिखाया। उनकी यह शाबाशी, जब वो भाई एक ऐसा टीचर जो मारता पीटता है और वो शाबाश कह दे तो कितना अच्छा लगता है ना। उनकी यही शाबाशी पूरा उसमें से बच्चों को फौज के तमगों सी लगती थी। पूरा क्वेश्चन में से कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई श्रेणी में जाने, नई श्रेणी मतलब नई क्लास में जाने, और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक को बालमन उदास क्यों हो जाता था? चिल्ड्रन, सबसे पहले यहां समझो, जैसे आप क्लास 9 से क्लास 10th में आए, ठीक है, अब आपके पास न्यू बुक्स आई, न्यू कॉपीज आई, ठीक है, तो आपको एक्साइटमेंट रहता है, चलो नई किताबों से पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे लेखक हैं वो थोड़ा फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी उनकी कंडीशन, तो इसीलिए उनको किसी बड़े बच्चे की पुरानी बुक्स ही प्रोवाइड कर दी जाती थी। तो जहां एक तरफ जो दूसरे बच्चे थे उनको नई किताबें मिलती थी पढ़ने के लिए, लेखक को हमेशा पुरानी किताबें मिलती थी। तो एक तो वो इस वाली बात से डिस्टर्ब रहते थे। दूसरा, पुरानी किताबों में से उन्होंने बेकार सी स्मेल टाइप का आती थी, एक गंध सी आती थी, जिससे उनका जो बाल मन है वो उदास हो जाता था। तो आंसर में बस ये दो बातें लिख देंगे। नई श्रेणी में जहां दूसरे बच्चे नई किताबें खरीदा करते थे, देख रहे हो भाई, दूसरे बच्चों को जहां न्यू बुक्स मिलती थी, वहीं लेखक के घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लेखक को किसी बड़े बच्चे की पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ता था। आर्थिक स्थिति मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि लेखक एक गरीब परिवार से थे, तो इसीलिए उसको किसी बड़े बच्चे की पुरानी जो किताब होती है, जैसे मान के चलो आप 10th में आए, तो जो भैया या दीदी 10th से 11th में गए, उनकी बुक आपको मिल जाए पुरानी किताब, तो उन्हीं किताबों से काम चलाना पड़ता था, जिनमें अजीब सी विशेष गंध आती थी और लेखक को इनमें से थोड़ी स्मेल टाइप आती थी। अब पूरा का पूरा इसीलिए नई श्रेणी में जाने
और नई कॉपी और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन उदास हो जाता था। समझ में आ गया? नेक्स्ट, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगते थे? अब चिल्ड्रन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा उनके स्कूल में एक पीटी का टीचर था जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर बच्चे ठीक से वो नहीं करते थे, पीटी नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, डिसिप्लिन में नहीं रहते, तो वो उनको सजा भी देता था। लेकिन जब वो परेड करवाते थे, चिल्ड्रन जब भी आपने देखा होगा, कभी आपने परेड देखा हो जिसमें फौजी लोग एक जैसी ड्रेस पहनते, एक जैसी कैप, एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसे शूज, पॉलिश वाले जूते, उसी तरह से वो भी स्काउट की जब ट्रेनिंग करते थे लेखक भी, तो उनको भी एक जैसी कैप, धुले हुए कपड़े, एकदम पॉलिशदार जूते, ये सब वो पहन के वो करते थे। और जब भी कमांडर यानी कि पीटी टीचर ट्रेनिंग वो देता था कि बाएं मोड़, है ना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, तो वो भी उसी तरह से। तो उस टाइम पे लेखक और अपने बच्चे, जो बच्चे थे वो सारे अपने आप को कैसे मानते थे कि यार हम भी एकदम फौजी की तरह लग रहे हैं। अब तो आंसर लिखेंगे, जिस तरह से फौजी जवान परेड करते समय पूरी वर्दी और पॉलिश किए हुए जूते पहनते हैं। देख लो, जब भी परेड होगी तो उस टाइम पे जो फौज के जो जवान है पूरी वर्दी पहनेंगे, मतलब पूरी यूनिफॉर्म पहनेंगे, पॉलिश किए हुए जूते पहनेंगे, और आदेश मिलने पर लेफ्ट राइट मुड़ते हैं ना, परेड लेफ्ट मुड़, परेड राइट मुड़, होता है ऐसे। उसी प्रकार, ठीक है, ये दो बार लिख, उसी प्रकार लेखक भी स्काउट परेड के दौरान धुले हुए साफ कपड़े व पॉलिश किए हुए बूट पहनते थे। तो लेखक को भी क्या पहनने का मौका मिलता था? धुले हुए एकदम प्रेस किए हुए कपड़े, बूट पहनने का मौका मिलता था। सब लोग स्काउट जैसा रुमाल इस तरह से बांधते थे, एक जैसी कैप पहनते थे, ठीक है। और पीटी मास्टर के आदेश पर एक फौजी की तरह ही दाएं या बाएं टर्न करते थे। जैसे पीटी मास्टर कमांडर वो देता था, आदेश देता था बाएं मोड़ दाएं मोड़, उसी तरह। इन्हीं कारणों से पूरा का पूरा क्वेश्चन, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान समझने लगते थे। क्लियर हो रही है चिल्ड्रन? अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके साथ साथ गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि आप क्लास 10th में आ गए हो, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको एमसीक्यू बोला जाता है, हर सब्जेक्ट में आएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में भी और स्कूल में जो एग्जाम होंगे उसमें भी। इंग्लिश बाबा का जो एमसीक्यू चैनल है उस पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल मतलब रस्टिकेट क्यों कर दिया? अब जो पीटी टीचर थे, ठीक है, बढ़िया आदमी थे, लेकिन कई बार वो इतनी ज्यादा सजा दे देते थे बच्चों को, इतना पनिशमेंट देते थे कि वो अच्छी बात नहीं थी। हुआ ये कि जो पीटी के टीचर थे वो एक सब्जेक्ट होता फारसी, एक लैंग्वेज होता, वो भी पढ़ाते थे। तो उन्होंने जो फारसी में जो होमवर्क दिया हुआ बच्चे वो कर नहीं पाए। अब जब बच्चे वो कर नहीं पाए, रट नहीं पाए, उन्होंने पूरी क्लास को मुर्गा बना दिया। तभी भाई साहब वहां पे प्रिंसिपल साहब आ गए, सर हेडमास्टर शर्मा जी। उन्होंने कहा ये कोई तरीका है भाई? है, अरे बच्चे हैं, एक दिन काम नहीं हुआ तो क्या बात है, आप मुर्गा बना देंगे? इसी बात पे जो हेडमास्टर साहब है वो गुस्सा हो गए और उनको मुअत्तल कर दिया, मतलब रस्टिकेट कर दिया। आंसर कैसे लिखेंगे? ये देखो, यहाँ पे डांट रहे हैं इनको कि भाई ये कोई तरीका है आपका? पीटी साहब चौथी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते, फारसी एक लैंग्वेज होती है। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रूप रट नहीं पाए, ठीक है, यानी कि उनके द्वारा किया गया होमवर्क कर नहीं पाए। इस पर उन्होंने बच्चों को मुर्गा बनने का आदेश दे दिया। तो सारे बच्चों को क्या बना दिया? मुर्गा बना दिया। उसी समय वहां हेडमास्टर साहब आ गए, हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल साहब आ गए। यह दृश्य देखकर हेडमास्टर क्रोधित हो गए। अब हेडमास्टर को गुस्सा आ गया कि भाई ये कोई तौर तरीका है। इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगा? लेखक ये बताते हैं कि उनको स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि स्कूल में होमवर्क मिलता था, पढ़ाई लिखाई करने का काम मिलता था, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, और स्कूल में कई बार पिटाई भी होती थी। लेकिन कई बार उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था जिस दिन स्कूल में परेड होती थी। जब पीटी मास्टर परेड करवाते थे और हाथ में हरी नीली पीली झंडियां लेकर
है ना। इस तरह से अगर आपने देखा हो कभी स्कूलों में परेड होती है, एक जैसे बच्चों को टर्न मिलता है, या आपने भी देखा होगा जब स्कूल में स्पोर्ट्स वीक होता है तो सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं स्कूल आना। तो ऐसे ही उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि चलो भाई आज स्कूल में तो परेड होगी, होमवर्क तो मिलेगा नहीं और पीटी टीचर परेड करवाएंगे, हमें शाबाशी भी देंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक को स्काउट परेड के समय स्कूल में जाना बहुत अच्छा लगता। चिल्ड्रन, ये है स्काउट्स। स्काउट्स की भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, गले में एक स्कार्फ होता है, ठीक है। क्योंकि परेड में उन्हें रंग बिरंगे झंडे लेकर तथा गले में रुमाल बांधकर चलना होता था। आपने देखा होगा चिल्ड्रन, जब परेड होती है तो रंग बिरंगे झंडे से दिए जाते हैं, ठीक है। और जब मास्टर जी उन्हें शाबाशी देते थे तो लेखक का मन अति प्रसन्न हो जाता था। भाई एक टीचर जो हमें खूब मारता पीटता हो और वो हमको कह दे कि शाबाश बेटा तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो उस दिन आपका मन खुश हो जाएगा या नहीं? लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करते। चिल्ड्रन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम्स हॉलीडेज चल रही है, ठीक है, समर वेकेशन चल रही है। आपको भी स्कूल में हॉलीडे होमवर्क मिला होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन हमें होमवर्क मिला क्या हम अगले दिन बैठ जाते हैं? नहीं, हम सोचते हैं चलो कल करेंगे, चलो परसों से करेंगे, अरे कल से पक्का कर, अरे इसी तरह से 10 दिन 15 दिन 20 दिन निकल जाते हैं, ठीक है। तो लेखक भी ऐसे ही करता था, पहले तो कुछ दिन पढ़ता नहीं था, फिर वो जितना भी टाइम बचता था फिर वो सोचता था कि कल से पक्का पढ़ाई स्टार्ट, कल से पक्का। और फिर जब पूरा टाइम निकल जाता था फिर वो ये सोचता था कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पिटाई की तो बात है, हम भी पिट लेंगे और बहादुर बन जाएंगे, चलो काम नहीं हुआ तो क्या हुआ। आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक अपना पूरा काम करने के लिए एक समय सारणी बनाते थे। समय सारणी का मतलब होता है चिल्ड्रन टाइम टेबल बनाते थे कि अच्छा हर दिन 20 सवाल करूंगा तो इतने सवाल हो जाएंगे, जिससे वह तय करते थे कि किस दिन कौन सा काम करना है। जैसे मान के चलो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो आपने सोचा कि पहले 5 दिन में हिंदी करूंगा, अगले 5 दिन इंग्लिश करूंगा, इस तरह से। परंतु जब वह उसे पूरा नहीं कर पाते थे उस स्थिति में वह ओमा नामक ठिगने, उनके क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था ओमा, वो कभी भी कोई काम नहीं करता था और बस काम की जगह उसकी पिटाई पड़ती रहती थी। तो लेखक को भी ये लगा अगर जैसा ओमा पिटेगा थोड़ा बहुत, हम भी पिट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बहादुर लड़के जैसे बनने का सोचते थे। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं बताओ। तो पीटी सर के बारे में मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप एग्जाम में 5 भी लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पीटी सर पतले व छोटे कद के थे, याद रखना। वो खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। अनुशासन उन्हें बहुत पसंद था, मतलब डिसिप्लिन प्रिय थे। वह बच्चों को क्रूर दंड और जब पनिशमेंट देते थे तो बहुत हार्श पनिशमेंट देते थे। उनका स्वभाव बिल्कुल भी नम्र नहीं था, पोलाइट नहीं थे। स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे नारियल की तरह बाहर से तो कठोर थे परंतु अंदर से कोमल थे। ऐसा नहीं था कि सचमुच में बच्चों से चिढ़ते थे, सचमुच में मारते थे, ऊपर से दिखाते थे लेकिन अंदर से वो भी कोमल हृदय के थे। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। चिल्ड्रन, इस पाठ में दिखाया गया है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए कई बार उनकी पिटाई भी लगा दी जाती थी, उनको मुर्गा भी बना दिया जाता था, है ना। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो क्या बच्चों को क्लास में मुर्गा बनाया जाता है? नहीं। क्या बच्चों के साथ मार पिटाई करी जाती है? नहीं, है ना। आज की डेट में बच्चों की भावनाओं को समझा जाता है, उनके काउंसलिंग करी जाती है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों के साथ तो बहुत फन एक्टिविटीज भी करी जाती है। तो आंसर है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में दिखाया गया है कि उन्हें कठोर सजा भी दी जाती थी, है ना। कई बार पनिशमेंट दिया जाता था, यहां तक कि उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता था, पिटाई भी होती थी उनकी। आजकल ऐसा नहीं होता तथा बच्चों की मानसिकता को समझने की कोशिश की जाती है। आजकल कोई टीचर है जो मारता हो क्लास में? यूजली नहीं होता, और अगर कोई एक आध मार भी दे तो उसकी शिकायत हो जाती है प्रिंसिपल से, और उन्हें स्नेह यानी प्यार से हर चीज समझाई और पढ़ाई जाती है। मतलब आजकल के का जो टाइम है, आजकल के बच्चों को हर चीज प्यार से पढ़ाई जाती है। वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल, क्लास 10 हिंदी, कोर्स बी, संचयन बुक से चैप्टर 3 है टोपी शुक्ला। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? चिल्ड्रन, कहानी का नाम है टोपी शुक्ला और ये जो पर्सन है, ये वाला जो बच्चा है, ये है टोपी शुक्ला।
इरफान कौन है? इसका एक खास दोस्त है, इकलौता दोस्त है जो मुस्लिम था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसकी कहानी के हिस्से में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आंसर है, टोपी शुक्ला का जो दोस्त था उसका नाम था इरफान, और इरफान कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं था, इतना पक्की दोस्ती थी इन दोनों की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ घूमते फिरते थे, यहां तक कि जो इरफान की दादी माँ थी, ध्यान देना दोबारा से, जो इरफान जो मुस्लिम बॉय था उसकी दादी जितना प्यार इरफान को करती थी उतना ही प्यार टोपी शुक्ला को भी करती थी। इसलिए जो इरफान है वो टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। इरफान और टोपी की दोस्ती बहुत गहरी थी। देख रहे हो, दोनों दोस्त हैं, दोनों एक साथ खेलते थे, घूमा करते थे, यहां तक कि इरफान की दादी भी, जो इरफान की दादी थी, टोपी को बहुत प्यार करती थी, टोपी शुक्ला को। यही कारण है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन है इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो मैंने अंडरलाइन में लिखा है, आपको अंडरलाइन नहीं करना नोट्स बनाते वक्त, बस आपको ये क्वेश्चन में से ही मैंने लिखा है। इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? पीहर होता है किसी भी लड़की का मायका, ठीक है, जहां पे वो पैदा हुई थी, जहां उसके मम्मी पापा रहते हैं। तो इरफान की दादी जहां पैदा हुई थी, उसके जो फादर थे वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार थे, तो मतलब अच्छा खासा उनके पास पैसा था, घर में दूध दही घी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब इरफान की दादी की शादी हुई, उनकी शादी एक मौलवी से कर दी जाती है, और मौलवी साहब के यहाँ आते ही जब वो उनकी पत्नी बन गई तो बहुत सारी पाबंदियां लग गई, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं आना। अच्छा, उतना पैसा वगैरह जो उन्होंने अपने घर में देखा था, उनके पिता के पास था, वो चीज भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनको अपने पीहर की याद आती थी, यार मुझे बड़ा पीहर बड़ा याद आता और मैं वहां जाना चाहती हूँ। तो आंसर लिखेंगे, इरफान की दादी एक अमीर जमींदार की बेटी थी। देख रहे हो, ये रही, और इसके फादर बहुत अमीर थे। घर में ना पैसे की कमी थी, ना दूध दही घी की कमी थी, परंतु उनकी शादी किससे कर दी गई? एक मौलवी साहब से कर दी गई, जिसकी वजह से उन पर बहुत सारी पाबंदियां लग गई, है ना, रेस्ट्रिक्शंस लग गए। इसलिए अब इसलिए के बाद इरफान की दादी अपने पीहर जाना चाहती थी, पूरा हमने क्वेश्चन से लिख दिया। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? अब इरफान की जो दादी थी, जब उनके बेटे की शादी हुई तो वो चाहती थी कि भाई मैं अपने मेरे लड़के की शादी है, मैं गाना गाऊं, थोड़ा डांस वांस करूं, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई, क्योंकि उनकी शादी मौलवी साहब के घर पे हुई थी। मौलवी साहब के घर गाना बजाना डांस करना ये सब अलाउ नहीं था, तो इसलिए उनकी ये वाली इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। इरफान की दादी का विवाह एक मौलवी परिवार में हुआ था, और मौलवियों में शादी विवाह में जश्न मनाने का या गाने बजाने का कोई रिवाज नहीं था, ठीक है। उनके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं था, उनके यहाँ था बस सिंपली शादी कर दो और लड़की को ले आओ, जो भी है। इसलिए के बाद इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? चिल्ड्रन, जैसे हिंदू लोग बच्चे अपनी मम्मी को मम्मी या मॉम, ठीक है, मम्मा बोलते हैं। मुस्लिम फैमिलीज में क्या बोलते हैं? अपनी मदर को अम्मी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अम्मी। अब एक बार क्या हुआ, क्योंकि टोपी शुक्ला का जो दोस्त था वो मुस्लिम था और वो अपने दोस्त के घर जाता रहता था कई बार, तो उसने भी अपनी मम्मी को अम्मी बोल दिया। अब भाई साहब, जैसे ही उसने अम्मी बोल दिया उसके घर में, तो ये होने लगा, अच्छा तू भी अब वही सीख रहा है, उर्दू के वर्ड सीख रहा है, ये है वो है। सबने डांट मारी, उसकी मम्मी ने, उसकी दादी ने, और उसकी पिटाई भी हुई। तो आंसर लिखेंगे, अम्मी शब्द उर्दू का शब्द था और टोपी किस परिवार से था? हिंदू परिवार से था। इस शब्द को सुनकर घर में सभी हैरान हो गए। माँ ने भी डांटा, दादी भी गरजी उस पे, और टोपी की जमकर पिटाई हुई। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? अब उस दिन क्या हुआ था, टोपी का जो इकलौता और जो बेस्ट फ्रेंड था, कौन है? ये वाला, ठीक है, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उसके पापा कलेक्टर थे। चिल्ड्रन, अगर आप लोगों के पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो आप इस चीज को शायद समझते होंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का हो सकता है 5 साल के लिए वो कानपुर आया, फिर 5 साल के लिए कहीं चला गया, फिर 2 साल के लिए कहीं, तो जहां जहां ट्रांसफर होता रहता है बच्चों को वहीं वहीं जाना पड़ता है।
तो उसके पापा का ट्रांसफर जब ट्रांसफर हो गया तो जो उसका जो दोस्त था भाई उसको भी जाना पड़ा। तो अब जो टोपी शुक्ला बेचारा अपने दोस्त के साथ घूमता रहता था, उसके घर भी जाता था, वो बिल्कुल अकेला हो गया। इसलिए उसको ये वाला दिन अभी भी याद है और उसके जीवन में ये दिन बहुत महत्व रखता है। 10 अक्टूबर सन 45 इस तारीख को इरफान के पिता का तबादला मतलब ट्रांसफर कहाँ हो गया था, मुरादाबाद हो गया था। अब इरफान के बिना टोपी बिल्कुल अकेला हो गया। पहले तो वो उसी के साथ खेलता था, स्कूल जाता था, उसके घर जाता था, उसकी दादी से कहानी सुनता था। इसलिए के बाद पूरा का पूरा 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में बहुत महत्व रखता है। टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? चिल्ड्रन, कई बार आपने देखा होगा स्कूल में आपका दोस्त जो टिफिन लाता है आपको वो अच्छा लगता है उसका घर का खाना, और आप जो टिफिन लाते हो आपके दोस्त का वो अच्छा लगता है। मतलब एक दूसरे की मम्मियों के बना हुआ खाना हमें ज्यादा अच्छा लगता है, कई बार ऐसा होता है। तो होता क्या था, जो टोपी शुक्ला था उसकी दादी थोड़ा सा कभी डांटती रहती थी उसको बात बात पे, ठीक है। लेकिन जो इरफान की दादी थी वो थोड़ा सा ज्यादा प्यार करती थी बच्चों से। वो इरफान को भी बहुत प्यार करती थी, ना इरफान को कभी डांटती थी और ना ही कभी जो टोपी शुक्ला है उसको कभी डांटती थी। दोनों के साथ बहुत प्यार से बात करती थी और दोनों को कहानियां सुनाती थी। इसलिए एक दिन टोपी इरफान से कह देता, चल यार दादी बदल लेते, मेरी वाली दादी तो बहुत ज्यादा डांटती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? टोपी की दादी बात बात पर टोपी को डांटती फटकारती थी। वह टोपी को इरफान के घर जाने से रोकती थी, कहती थी इरफान के घर मत जाया कर, वहां जाके तू उर्दू सीखता है, अम्मी अम्मी करता है यहाँ पे। दूसरी ओर इरफान की दादी बहुत नरम स्वभाव की थी और बच्चों से बहुत प्रेम किया करती थी। इसलिए टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात कही। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? इरफान कौन है? ये मुस्लिम बच्चा है और इसी की ये दादी थी। तो भैया इरफान को भले से उसके पापा डांट दें, उसकी मम्मी डांट दें, लेकिन कभी भी उसकी दादी ने उसको नहीं डांटा। दादी हमेशा उसको प्यार करती थी, रात को उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। इसलिए इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। इरफान की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से उसकी सहायता करती थी। उसके अब्बू अम्मी, अब यहाँ देखो क्योंकि वो मुस्लिम था तो मुस्लिम्स में पापा को कई बार अब्बू बोल दिया जाता है, मदर को कई बार अम्मी बोल दिया, उसे डांटते थे। पर दादी उसको रात में अनेक कहानियां सुनाती थी। इसी कारण पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह मतलब विशेष प्यार था। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? चिल्ड्रन, हमने देखा कि ये टोपी शुक्ला है, ये इरफान है। जो टोपी शुक्ला इरफान के घर जाता था उसको कुछ लालच नहीं था खाने पीने का या किसी से, बस उसको ये था कि वहां पे इरफान की जो दादी है जितना प्यार वो इरफान को करती थी उतना ही प्यार वो टोपी शुक्ला को भी करती थी। वो इरफान से भी प्यार से बात करती थी, टोपी से भी, और जब भी टोपी उनके घर जाता था उससे घर का हालचाल पूछती थी और कहानियां सुनाती थी दोनों को। तो अब जब दादी गुजर गई, ठीक है, तो अब टोपी शुक्ला जब भी उसके घर जाता था उसका पूरा घर खाली खाली लगता था। आंसर लिखेंगे, इरफान की दादी जितना प्यार इरफान को करती थी उतना ही टोपी को भी करती थी। मतलब वो जो औरत थी बड़ी अच्छी और लेडी थी, वो अपने इरफान को भी तो प्यार करती थी उतना ही टोपी को भी, और उसे भी कहानियां सुनाती थी। इरफान को कहानी सुनाती थी तो उसको भी सुनाती थी टोपी शुक्ला। उसकी माँ का हालचाल भी पूछती थी। इसलिए इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली सा लगता था। टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। अब यहां पे देखो, टोपी जो है हिंदू धर्म का था और इरफान की दादी मुस्लिम थी, ठीक है। इरफान की दादी जितना, अभी हमने देखा, जितना प्यार इरफान को करती थी उतना ही टोपी को भी करती थी। उसे भी कहानियां सुनाती थी इरफान के साथ साथ, उसकी माँ का हालचाल भी पूछती थी। इसलिए उनका जो रिश्ता था मतलब टोपी शुक्ला का और इरफान की दादी का, वो रिश्ता अटूट था, ठीक है। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। 9वीं मतलब 9th क्लास को कहते हैं।
ठीक है, अब इसमें 3 क्वेश्चन है, इनको एक एक करके करेंगे। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या, ज़हीन का मतलब भले वो इंटेलिजेंट था टोपी शुक्ला, लेकिन फिर भी वो 2 बार फेल क्यों हुआ? पहली बार तो ऐसा हुआ जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था, घर वाले कुछ ना कुछ काम बता देते, दुकान पे जाके ये लिया, अब ये कर, या अब वहां चला जा, अब उनके घर चला जा। तो जब भी पढ़ने बैठता था, पढ़ने का टाइम उसको दिया नहीं, तो वो फेल हो गया। अब दूसरी बार में क्या हुआ कि बेचारा सब कुछ इस बार पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी, लेकिन जब पेपर शुरू हुए तो उसको बहुत टाइफाइड फीवर हो गया, ठीक है, और जब टाइफाइड फीवर हो गया तो वो एग्जाम ही नहीं दे पाया, और जिस वजह से वो फेल हो गया। तो दोनों बात लिखेंगे। जब भी वह पढ़ने बैठता, बार बार घर के लोगों के काम से उसे दुकान पर या आसपास भेज दिया जाता, इस तरह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई और वो फेल हो गया। दूसरी साल उसे मियादी बुखार हो गया, मियादी बुखार का मतलब है टाइफाइड हो गया, पेपर नहीं दे पाया, इसलिए वो फेल हो गया। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अब चिल्ड्रन, वो 9th में था, 9th क्लास में पहली बार जब फेल हुआ, तो इसका मतलब जो 8th वाले बच्चे थे, जो उससे 1 साल छोटे थे, वो 9th में आ गए। तो यानी कि पहले साल तो उसको 8th वाले बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चों के साथ बैठना पड़ा। अब जब वो दूसरी बार फेल हो गया, तो धीरे धीरे जो 7वीं क्लास में, 7th क्लास में बच्चे थे, वो पहले 8th में, अब वो 9th में आ गए, अब उनको 7th क्लास में। अब भाई, अगर आपने कभी ऐसे बच्चे से मिले हो जो बेचारा कभी फेल हुआ हो, तो देखना उसको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे जो उसको कभी भैया भैया कहते थे या सीनियर समझते थे, अब वो उसका मजाक उड़ाते हैं, फेलियर फेलियर करते हैं, है ना। तो आंसर में क्या लिखना है? पहली बार एक कक्षा छोटो बच्चों के साथ बैठना पड़ा, एक कक्षा छोटा मतलब जो 8th वाले जो 9th में आ गए थे उनके साथ बैठना पड़ा, और दूसरी साल 7वीं के बच्चों के साथ बैठना पड़ा, क्योंकि जो 7th वाले बच्चे थे वो 8th में आए और 8th से 9th में आए, और वो 9th का 9th में ही रह गया दूसरी साल, इसलिए उसका कोई ना ही दोस्त बन पाया। अध्यापक भी बच्चों को बताते थे कि अगर नहीं पढ़ोगे तो टोपी की तरह फेल हो जाओगे, यानी एक तरह से अध्यापक जो टीचर्स लोग थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे कि देख लो बेटा, ना पढ़ने का हाल ये होता, टोपी की तरह दोबारा क्लास में, इस तरह उसका मजाक बनता रहता था। टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव समझाइए। भैया देखो, जो हमारी एजुकेशनल प्रणाली है उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए? एक सेकेंड। बच्चे फेल होने पर भावनात्मक रूप से आहत होते हैं, भाई उनकी इमोशनल जो फीलिंग है, ठीक है, वो हर्ट होती है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जो बच्चे बच्चे को सीनियर समझते थे, भैया भैया कहते थे, रेस्पेक्ट करते थे, अब वही उसकी क्लास में आ गए, उसका नाम लेने लग गए, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा शर्म आती है। इसलिए ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करो और पास हो जाओ, और शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए। इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? कस्टोडियन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उस पर अपना कब्जा कर लेती है। जैसे मान के चलो चिल्ड्रन, एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, उनके चारों की मृत्यु हो गई, अब वो घर किसका होगा? या तो उन्होंने कोई वसीयत बनाई हो कि ये मेरे इनको मिल जाए, अगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया तो वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को चला जाता है। तो कस्टोडियन पर जाना अर्थात सरकारी कब्जा होना। दादी के पीहर वाले जब पाकिस्तान में रहने लगे, तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, वो लोग पाकिस्तान चले गए अपनी जमीन जायदाद यहीं छोड़ के, इसलिए वह घर सरकारी कब्जे में चला गया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। टोपी को सबसे अधिक लगाव इरफान की डैश से था। जो टोपी शुक्ला था उसको इरफान के कौन से रिश्तेदार से सबसे ज्यादा लगाव था? उसकी मदर से, उसकी ग्रैंड मदर से, या उसके फादर से? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।